सारा प्रणाम, सारा समय देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार, और बताएंगे कौन सी बड़ी खबरें आज सुर्खियों में रही हैं। सबसे पहले लखीमपुर हिंसा केस से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। दरअसल इस केस में यूपी एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 5000 पन्ने की चार्जशीट में एसआईटी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया है। एसआईटी के मुताबिक हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष घटनास्थल पर मौजूद था। इससे पहले एसआईटी 5000 पन्ने की चार्जशीट लेकर लखनऊ कोर्ट पहुंची, जिसमें एसआईटी ने आशीष मिश्रा के अन्य रिश्तेदार को भी आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक वीरेंद्र शुक्ला पर सबूत छिपाने के आरोप लगे हैं। आशीष मिश्रा की थार जीप के पीछे चल रही 2 गाड़ियों में से एक वीरेंद्र की स्कॉर्पियो थी। पहले शुक्ला ने अपनी स्कॉर्पियो छुपाकर दूसरे की गाड़ी को बताया था। बता दें कि एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा के असलहों से फायरिंग की पुष्टि की है। इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपी जेल में बंद हैं। पुलिस ने चार्जशीट में एक नया नाम वीरेंद्र शुक्ला भी बढ़ा दिया है। वीरेंद्र पर धारा 201 के तहत सबूत मिटाने की साजिश का आरोप है। चलिए बात कोरोना की कर देते हैं। दरअसल यूपी में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग को राहत दे रही है। सीएम योगी आज करीब 2 करोड़ श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देते हुए नजर आए। पहले चरण में 1,000 रुपए की धनराशि सीएम योगी ने उनके खातों में ट्रांसफर की। दिसंबर से लेकर मार्च तक यानी कि 4 महीने तक 500 रुपए भत्ता दिया जाएगा। कुल 2000 रुपए दिए जाने हैं, जिसके 1,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। कुल 2000 रुपए दिए जाने की सरकार पहले ही बात कर चुकी है। अपने दर्शकों को बता दें कि इस समय प्रदेश से कुल रजिस्टर्ड कामगारों की संख्या 5,90,08,745 है। वहीं सीएम योगी ने आज अमेठी का दौरा किया है, जहां पर सीएम ने मुबारकपुर मैदान में आयोजित जन विश्वास रैली को संबोधित किया। इस दौरान 292 करोड़ के रुपए से लागत से स्वीकृत राजकीय मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी आज मुख्यमंत्री ने रखी। बड़ी ये सौगात अमेठी के लोगों के लिए। इसके अलावा अपने दर्शकों को यह भी बताएं कि 86 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित और संचालित 200 बेड के रेफरल अस्पताल का लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री ने किया। उनके आगमन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई थी। जहां मुख्यमंत्री लगातार जिलेवार दौरा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी लगातार रफ्तार पकड़ते हुए चुनावी कैंपेन को धार दे रही है। 62 विधानसभा क्षेत्रों के कवर करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा का बलिया से बस्ती में आकर समापन हुआ। यात्रा को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्ती के सक्सेना इंटर कॉलेज में जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए। इसके साथ ही एपीएन पीजी कॉलेज में आयोजित जनसभा में बतौर मुख्य वक्ता भी शामिल हुए। जन विश्वास यात्रा के समापन के बाद जेपी नड्डा लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। मिशन 2022 फतेह करने के लिए मैदान से लेकर पहाड़ तक रैलियों और जनसभाओं का दौर चल रहा है, और इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड का एक बार फिर दौरा किया। उन्होंने देहरादून के परेड ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित किया और एक्स सर्विसमैन के लिए सरकारी नौकरी देने के प्रावधान करने का ऐलान भी किया है। केजरीवाल ने नव निर्माण के लिए नव परिवर्तन अभियान का शुभारंभ किया। तय कार्यक्रम के मुताबिक सबसे पहले सीएम केजरीवाल जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से सीधे बीजापुर गए और उसके बाद एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उत्तराखंड का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा कहीं भी, या उत्तराखंड पुलिस का कोई भी सिपाही या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी सैनिक उत्तराखंड का रहने वाला अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक हमारे मुख्यमंत्री कर्नल कोटियाल उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देके आए। अभी कर्नल कोटियाल से लंबी चर्चा हो रही थी। एक फौज में काम करने वाला जवान कर्नल साहब 17-18 साल की उम्र में वो भर्ती होता है, 17.5 साल की उम्र में वो भर्ती होता है फौज में, 17 साल नौकरी करता है।
और 34-35 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है। फौज में करने वाला जो बंदा है, जिसने 17 साल फौज में काम कर लिया, आप सोच सकते हो कि उसके अंदर देशभक्ति कितनी टूट टूट के भरी होगी। आप सोच सकते हो वो कितना अनुशासन प्रिय होगा, डिसिप्लिन होगा। आप सोच सकते हो फौज के अंदर उसे तरह तरह के काम करवाते हैं, ब्रिज बनवाते हैं, सुरंगें बनवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, किस्म किस्म के काम कराते हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद 34-35 साल के बाद वो यहां पे आके नौकरी ढूंढ रहा होता है। अब नहीं होगा। एक सर्विसमैन जो 34-35 साल की, एक हमारा जवान जो रिटायर होके आएगा, वो उत्तराखंड के नव निर्माण के अंदर भागीदार बनेगा। उसको सीधे उत्तराखंड सरकार के अंदर नौकरी दी जाएगी। अगर दिल्ली के अंदर हम लोग 5 साल में स्कूल इतने अच्छे कर सकते हैं, दिल्ली के अंदर अगर हम इतने शानदार सरकारी स्कूल कर सकते हैं, 75 साल के अंदर ये बीजेपी कांग्रेस वाले स्कूल ठीक नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे। नहीं करे इन्होंने, जानबूझ के नहीं करे इन्होंने, जानबूझ के अपने बच्चों को गरीब रखा, अनपढ़ रखा। मैंने कसम खाई, बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। मैंने सुना है कि उत्तराखंड में भी खूब पावर कट लगते हैं, नहीं लगते हैं? बिजली खूब जाती है। उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली चाहिए नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, बिजली चाहिए नहीं चाहिए 24 घंटे? आज भी नहीं समझ। और इनके बीजेपी वालों पे तो बस की है नहीं, 10 साल में नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? कांग्रेस वालों पे तो बस की है नहीं, 10 साल में नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, जैसे दिल्ली में 24 घंटे बिजली करी, ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर भी 24 घंटे बिजली कर रहे हैं। ये एक मंत्री है ना, आपके धामी साहब हैं। धामी साहब को महीने में 5000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। एक महीने में 5000 यूनिट, एक महीने में 5000 यूनिट। इतने जितने मंत्री हैं आपके, हर मंत्री को 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है महीने की। अगर मेरी पब्लिक को मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दूं महीने की, तो इनको मिर्ची लगती है, इनको तकलीफ होती है। तुम्हारी बिजली मुफ्त हो तो कोई दिक्कत नहीं, जनता की बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए, जनता की बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए। 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली, ये वरदान है मेरे को। ऊपर वाले ने केवल मेरे को फॉर्मूला दिया है, मेरे को भरोसा मत करना, बाकी सारे झूठे हैं, बाकी सारे नकलची हैं। ये बीजेपी की सरकार ने नौकरी नहीं दी क्या आपको? ये 10 साल कांग्रेस की सरकार की इन्होंने नौकरी नहीं दी आपको? ठीक है, हम देंगे आपको नौकरी। आम आदमी पार्टी की सरकार देगी, कर्नल कोटिया साहब नौकरी देंगे, हमें नौकरी देनी आती है। मैं दिल्ली में 10 लाख लोगों को नौकरी दी है, मैंने 10 लाख बच्चों को नौकरी दी है। वो कह रहे हैं मंत्रियों ने बेटों को नौकरी दी है, हमें नौकरी नहीं दी। 10 लाख नौकरी दिल्ली में दी है, उत्तराखंड के बच्चों को भी नौकरी देंगे। करने की बात उत्तराखंड में करते हुए केजरीवाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें, हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली, वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह
इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्ली वासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना जरूर हारेगा। जय हिंद। उत्तर प्रदेश में विकास को पंख लग गए हैं। उड़ान योजना के माध्यम से प्रदेश में 9 एयरपोर्ट्स पर हवाई सेवा जारी है, जबकि 12 एयरपोर्ट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आने वाले समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स भी प्रदेश में क्रियाशील हो जाएंगे। योगी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में अवस्थापना विकास के तमाम काम किए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसका साक्षात उदाहरण है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही कानपुर में मेट्रो सेवा शुरू होने से उद्योग धंधों को फायदा मिलेगा। सोच ईमानदार, काम धंधा, छा गई योगी सरकार। चुनाव आयोग ने 5 चुनावी राज्यों यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज और दूसरी डोज की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि कोरोना टीकाकरण की पहली डोज का प्रतिशत ज्यादा होना चाहिए, साथ ही दूसरी डोज का प्रतिशत भी बढ़े। इसके अलावा चुनाव आयोग ने मणिपुर में कोरोना टीकाकरण के पहले डोज के कम प्रतिशत पर चिंता भी जाहिर की है। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि आज से देश भर में बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी 15 से 18 साल के बच्चों का कोविड जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो शुरू हो गया है। सरकार के मुताबिक प्रदेश में लगभग 1 करोड़ किशोरों को टीका लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने बच्चों के टीका लगाने की तैयारी पूरी कर ली है। शनिवार से ही बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया था। बच्चे टीके के लिए पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद वैक्सीन स्टॉल पर जाकर वो बुक भी कर सकते हैं। टीकाकरण केंद्र पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा रही है। साथ ही टीके के लिए 10वीं के पहचान पत्र को मान्य रखा गया है। जिन बच्चों के पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है, दूसरे डॉक्यूमेंट उनके पास इससे जुड़े हुए नहीं है, वो अपना आईडी कार्ड दिखाकर टीका लगवा सकते हैं। इसके साथ ही हर जिले में कितने बच्चों को टीका लग रहा है, इसका एक डेटाबेस भी तैयार करने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया है। अलीगढ़ की राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी में भारी अव्यवस्था के कारण पुलिस ने दर्शकों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। वहीं कार्यक्रम में आए वित्त राज्य मंत्री अव्यवस्था को देखने के बाद बाहर से ही लौट गए। रविवार को आपको बता दें कि प्रदर्शनी मैदान की कोहिनूर मंच पर पंजाबी सिंगर रविंद्र सिंह काका आए थे। उनको देखने के लिए बहुत भीड़ जुट गई। इसे संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। एकदम से 3-4 पुलिस वाले आए थे। उन्होंने धक्का मारा, धक्का बहुत तेजी से धक्का मारा था। हम सब लोग गिर गए थे। उसके बाद बहुत तेज डंडा मारना शुरू कर दिया, लाठी चार्ज सा कर दिया। एकदम से डंडा मारा, मेरे सिर में आगे बहुत तेज डंडा लगा। ये मैं तो एक बात कहूंगी कि जो भीड़ में गया वो भाड़ में गया, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि 10 पास बटे और 50 आदमी एंट्री कर रहे हैं उसमें, ये अनुशासनहीनता हुई है और उसी का परिणाम हुआ है जो यहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ। पीड़ा का विषय ये है कि प्रशासन को संज्ञान में पहले ही लेना था कि वीआईपी गेट उन्हें अलग से बनाना था, महिलाओं का गेट अलग होना था और वीआईपी गेट अलग होना था और आम जनता के लिए अलग गेट होना था। पास जो बटे हैं उस पास में नियमों को ध्यान में रखते हुए एक लाइन और जोड़ दी जाती कि उन्हीं लोगों का प्रवेश होगा जिनके मास्क लगा होगा। तो मैंने बता दी 2-3 चूक हुई है। चलिए एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि आज से देश में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और इस कड़ी में सीएम योगी लखनऊ के सिविल अस्पताल में पहुंचे। व्यवस्थाओं का खुद उन्होंने जायजा लिया। टीके के लिए पहुंचे लोगों से भी उन्होंने बातचीत की। कहा कि कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा हानिकारक नहीं है, लेकिन लोगों को नियम का पालन जरूर करना चाहिए, यानी मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही सुविधाओं के लिए भी पीएम मोदी का सीएम योगी ने आभार व्यक्त किया है।
है प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने आज 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी ये वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाई है। फ्री में वैक्सीन और 15 से 18 वर्ष के हर एक बच्चे के लिए ये मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए हम राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोरोना के खिलाफ देश की जो लड़ाई 25 मार्च 2020 से प्रारंभ हुई थी, अब ये निर्णायक स्थिति में पहुंच रही है। और शीघ्र आप देखेंगे कि कोविड पूरी तरह समाप्त होगा और हर व्यक्ति को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से पूरी तरह मुक्त होने का एक अवसर प्राप्त होगा। यह थर्ड वेव का कारण बनेगा। ये सच है कि ओमिक्रॉन तीव्र संक्रमण है, लेकिन यह भी सच है कि सेकेंड वेव की तुलना में ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड-19 का, ये काफी कमजोर है। एक सामान्य वायरल फीवर मात्र यह है, लेकिन सतर्कता और सावधानी किसी भी बीमारी में आवश्यक होती है और इस मामले में भी सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। घबराने की आवश्यकता नहीं। जल्द हाजिर होते हैं। गरीब तो हक दिलवाएंगे, उस पर अत्याचार ना होने देंगे। पता नहीं क्या बवाल मचा के रखा हुआ इस सरकार ने। अरे क्या करता गरीब जमीन का, इसीलिए हथियार लेते थे। हक दिलवाने के चक्कर में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवा दिया। कहते हैं प्रदेश के बाहर रहो या जेल में। मैं तो बाहर था, उठा के पटक दिया यहां पे। न जाने कब आएंगे मेरे पुराने दिन। 2017 से पहले गरीबों का हक मारकर जो अपना घर भरा करते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से गरीबों के जीवन में जो बदलाव आया है, वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज की बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे, 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर, 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अब नजदीक हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपना होमवर्क भी पूरा कर लिया है। चुनाव में जाने से पहले किन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए, इसको लेकर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन के लिए 2 महत्वपूर्ण बैठक कर ली है और 70 विधानसभा में से 45 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चिन्हित कर लिया है। 3 जनवरी को कांग्रेस अहम बैठक भी करने जा रही है नामों पर, जिसमें अंतिम मोहर लगेगी। इतना ही नहीं, 45 सीटों के अलावा सभी 70 सीटों पर भी कांग्रेस जल्द ही अपने प्रत्याशियों का चयन भी करेगी। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी टिकट वितरण और प्रत्याशियों के नामों के चयन को लेकर होमवर्क करने में लगातार जुटी हुई है। लगातार बैठकें चल रही हैं।
कांग्रेस की तर्ज पर ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सभी 70 विधानसभाओं में जाकर प्रत्याशियों के चयन के लिए कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और उसकी रिपोर्ट जल्द ही आलाकमान को सौंपने के बाद प्रत्याशियों को फाइनल भी करेंगे। हमारी जो ये विजय संकल्प यात्रा है तो उसका 4 तारीख को खटीमा में समापन है, कुमाऊं की विजय संकल्प रैली का यात्रा का, और गढ़वाल की 6 तारीख को उत्तरकाशी में है। खटीमा में मुख्यमंत्री जी रहेंगे, हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री और नेशनल हाईवे के आदरणीय नितिन गडकरी जी रहेंगे। उत्तरकाशी में प्रदेश के नेताओं के साथ साथ आदरणीय राजनाथ सिंह जी रहेंगे, हमारे रक्षा मंत्री। तो इस तरह से हम शेड्यूल के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं और कल ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सब टीमों की घोषणा की है। पर्यवेक्षकों की टीमें जाएंगी जो जिलों में जाकर के विधानसभा उनको सबको अलॉट की है, एक निश्चित समय में जो निर्धारित किया है प्रदेश अध्यक्ष जी ने, उसमें सभी उस विधानसभा में रहने वाले प्रमुख कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेकर के अपनी सीक्रेट रिपोर्ट सीलबंद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को देंगे। उसके बाद वो केंद्र में जाएगी और केंद्र में पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारी सूची जारी करेगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। रविवार को आपको बता दें कि संक्रमण का विस्फोट हुआ है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जो अपडेट है उसके मुताबिक प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 259 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 102 जो 10 लोग हैं वो रिकवर भी हुए। प्रदेश में इस समय 506 एक्टिव केसेस हैं जिनका उपचार चल रहा है। रविवार को सबसे ज्यादा संक्रमित नैनीताल से सामने आए, 91 मामले नैनीताल से सामने आए हैं। वहीं राजधानी देहरादून में 77 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उधम सिंह नगर की बात करें तो यहां पर 34 मरीज मिले हैं। पौड़ी में 28, हरिद्वार में 15, उधर पिथौरागढ़ में 8, टिहरी में 5 और अल्मोड़ा में 1 मामला सामने आया है। लखनऊ का रुख करते हैं जहां पर पूर्व राज्यपाल राम नाईक की पुस्तक कर्मयोद्धा राम नाईक का सीएम योगी ने विमोचन किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन लोक भवन में किया गया। इसी समारोह में विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित भी मौजूद रहे। चलिए अब पहाड़ों का रुख करते हैं, वहां के मौसम का मिजाज आपको बताते हैं। लगातार हो रही बर्फबारी और हल्की बारिश की वजह से पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में पारा गिर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज शीतलहर में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय इलाके में हल्की बारिश के साथ साथ बर्फबारी होने के साथ तापमान में भारी गिरावट आने की संभावना है। उत्तराखंड में कई पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण पूरे शहर में बर्फ की चादर और साथ ही लोग भी वहां पर स्नोफॉल का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से जमकर स्नोफॉल हुआ और पूरी घाटी को सफेद चादर में ढक लिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए सारा समय के साथ। सारा प्रणाम।